गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स डायोल्स को स्टार्ट किया था और उसमें हमने थोड़ा सा पढ़ भी लिया था नॉमेनक्लेचर वगैरह। मैंने तुम्हें कहा था कि IUPAC नेमिंग कर लेना, ठीक है। तो आज उसके आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन से, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ डायोल्स। तो उसमें सबसे पहला जो मेथड डिस्कस किया गया है वो है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रोक्सिलेशन जैसे वर्ड उसको सिग्निफाई कर रहा है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप ऐड करेंगे, ठीक है, एल्कीन मॉलिक्यूल के ऊपर दोनों तरफ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो एक मेथड डिस्कस किया गया वो है, इसमें एक और बात ये लिखी हुई है, प्रिपरेशन ऑफ सिस और ट्रांस डायोल। मतलब एल्कीन पे जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होगा तो वो सेम साइड से हो सकता है या फिर अपोजिट साइड से भी हो सकता है। जब वो सेम साइड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होंगे तो उसको बोलेंगे सिस डायोल, और जब दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिफरेंट मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से आके अटैच होंगे तो उसको बोलेंगे ट्रांस डायोल, ठीक है। तो पहले जो मेथड डिस्कस किया वो एक सिस डायोल बनाने का मेथड, उसमें ये यूज़ कर रहा है अल्कलाइन KMnO4 का, बेयर्स रिएजेंट कहते हैं इसको, ठीक है। जैसे लैब में भी अभी तुमने पढ़ा था, बेयर्स रिएजेंट कहा जाता है, या फिर हम ओस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं। और इसमें सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो अब पहला जो मेथड है उसमें देखो, परमैग्नेट आयन, KMnO4 में कौन सा आयन है? परमैग्नेट आयन है, जिसका स्ट्रक्चर इन्होंने सबसे नीचे यहाँ पर बना के दिखाया है। देखो मैं जिसकी बात कर रही हूँ, अब मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। परमैग्नेट आयन की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये परमैग्नेट आयन एल्कीन मॉलिक्यूल से किस तरह रिएक्ट करेगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब तुम कहोगे यहाँ पर तो 3 एरो लगे हुए हैं और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 एरो लगे हुए हैं, तो इसमें इनिशिएटिंग एरो मार्क कौन सा कहोगे, मतलब प्रोसेस या रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होगी। तो इसमें जो एल्कीन का डबल बॉन्ड है वो, उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो डिस्पर्स होके ऑक्सीजन की तरफ जा रही है। कहने का मतलब है एल्कीन मॉलिक्यूल पे जो डबल बॉन्ड है वो अटैक कर रहा है ऑक्सीजन एटम पर, फिर वो ऑक्सीजन की चार्ज डेंसिटी डिस्पर्स हो रही है मैग्नीज आयन के ऊपर, और दूसरे ऑक्सीजन की चार्ज डेंसिटी फिर जा रही है एक और कार्बन एटम। कहने का मतलब है कि एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है वो थोड़ा सा पार्शियली पोलराइज दिखा रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव समझ सकते हो कि एक कार्बन पे थोड़ी सी डिस्पर्स हो गई है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और एक पे थोड़ी कम, तो एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, एक तरह से ये कह सकते हो। तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको कहते हैं साइक्लिक मैग्नेट एस्टर कहते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट में आपको बनाकर दिखा रखा है। अब फिर इसकी अगले स्टेप में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलिसिस कर रखी है। तो हाइड्रोलिसिस के बाद जो मेन प्रोडक्ट है हमारा वो है हमारा ग्लाइकोल, जिसकी सिस फॉर्म हमें मिली है, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम साइड से अटैच हुए हैं। और दूसरी जो हमें मिल रहा है एडिशनल प्रोडक्ट वो है एक मैग्नीज कंपाउंड, जो फर्दर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करके और कन्वर्ट हो जाता है दोबारा से मैग्नेट आयन में, पर मैग्नेट आयन में, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखो, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है जिसमें एक ही एटम दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक थोड़ी सी गलती ये कर रखी है कि एक ही एटम दिखा रखा है लेफ्ट हैंड साइड में इस रिएक्शन में सबसे ऊपर। ये 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे ऐसे ऐसे, जो यहाँ पर साइड प्रोडक्ट नहीं बना था, मैं ये जो कह रही हूँ, यहाँ पर नीचे एक ग्लाइकोल बना और दूसरा जो कंपाउंड बना है ये, इस कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे और फिर 2 एडिशनल प्रोडक्ट बना, मतलब फर्दर प्रोडक्ट बनाएंगे, जिसमें से एक मैग्नीज में तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 रहेगी और एक में चेंज हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो MnO2 बन जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे इतने इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है कि पर ये जो एडिशनल प्रोडक्ट बना ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन मेन है हमारा प्रोडक्ट क्या बना और सिस बना या ट्रांस बना, ये याद रखना, ठीक है। अल्कलाइन KMnO4 के साथ जब रिएक्ट किया है किसी, यही वो रिएक्शन है जो तुम्हारे हमने प्रैक्टिकल में कराई है। टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन नहीं कराया है। टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन में कहा था कि अगर डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा तो उसका पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है। तो यही में वो रिएक्शन है जो लैब में हो रही है। ये डबल बॉन्ड अपने ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर अटैच कर ले तो वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, यानी कि KMnO4 का कलर डिस्चार्ज हो जाता है, वो रिएक्ट कर गया है KMnO4, ठीक है।
तो दूसरा मेथड है सिस डायोल बनाने का, उसमें है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ हम रिएक्ट कर सकते हैं एल्कीन मॉलिक्यूल को। इसमें भी जो डायोल बनेगा वो सिस डायोल बनेगा, क्योंकि दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम साइड से अटैच होंगे। यहाँ पर भी एक ऑस्मेट एस्टर बना रखा है, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है, फिर वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। उसमें हाइड्रोलिसिस जो की गई है वो सोडियम बाइसल्फाइड की हेल्प से की गई है, NaHSO3, ठीक है। या फिर जैसे पिछले केस में सिंपल हाइड्रोलिसिस थी वाटर, या फिर मतलब बेसिक हाइड्रोलिसिस थी OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, ठीक है। तो दूसरा यहाँ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में जो ले रखा है वो ले रखा है सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। अब नीचे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर के हेल्प से सिर्फ ये समझाना चाह रहा है कि सिस डायोल कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने लिया साइक्लोपेंटीन। अब इसमें जो दोनों एच राइट हैंड साइड देखो सिस लिखा हुआ है, जो सॉलिड वेज बना रखा है ना एक स्ट्रक्चर डार्क जो है ये दिखा रहा है अबव द प्लेन, और एच तुम्हारे जो एटम है वो बिलो द प्लेन। तो ये डॉटेड से जो दिखाई है वो है बिलो द प्लेन एटम, और एक तरह से ये समझ लो, और OH है वो अबव द प्लेन है, ठीक है। तो दोनों एक ही साइड से ऐड हुए हैं, इसलिए ये क्या बन रहा है, सिस डायोल बन रहा है। वहीं अब अगर तुम्हें कोई कहे कि ट्रांस डायोल बनाना है, तो ट्रांस डायोल बनाने का तरीका क्या है, पहले हम कोई ईथर बनाए, फिर ईथर में उसकी अगर ईथर्स की हाइड्रोलिसिस की जाती है तो हमें मतलब ईथर में जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, उसमें अगर वाटर की एडिशन करते हैं तो वो ट्रांस डायोल देता है। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर से ऐड होगा तो दूसरा नीचे से ऐड होगा। जैसे इसी साइक्लोपेंटीन का एग्जांपल ले रहा है, अब की बार पहले इससे क्या बना रहा है, इस एल्कीन से पहले उसको ईथर में कन्वर्ट कर रहा है, या ईथर नहीं कहेंगे, रिंग स्ट्रक्चर के केस में इसको इपॉक्साइड कहेंगे, ठीक है। ईथर तो कब होता है, स्ट्रेट चेन जब होती है। ईथर एंड इपॉक्साइड तुम्हारा एक चैप्टर इसी सैम में तुम्हें पढ़ाया गया है, शशि मैम ने कराया था, ठीक है। तो ईथर होगा स्ट्रेट चेन, R सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड R, ये होते हैं ईथर्स। और यही जब अगर हम चेन में बना दें, जैसे यहाँ पर मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर में बना दें सॉरी, तो उसको बोलते हैं इपॉक्साइड। तो हम पहले एल्कीन को कन्वर्ट करेंगे इपॉक्साइड में विद द हेल्प ऑफ अ पर एसिड। पर एसिड में देखो 2 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। तो अब अगर तुमसे पूछा जाए कि इस पर ऑक्साइड में कौन सा ऑक्सीजन एटम अटैक कर रहा है, तो वो ये वाला ऑक्सीजन एटम होता है, इधर वाला, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन एटम जाकर इपॉक्साइड बनाता है, ठीक है। फिर जैसे ही ये इपॉक्साइड बन गया है, अब उसकी फर्दर रिंग ओपनिंग, तुमने एसिड कैटेलाइज्ड और बेस कैटेलाइज्ड 2 तरह से इसके मैकेनिज्म थे, तुम्हारे चैप्टर में पढ़ा भी होगा, ठीक है। एसिड कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड या फिर बेस कैटेलाइज्ड, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर से एक बार अटैक कर रहा है, H2O वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, ठीक है। पहले क्या हुआ है देखो, पहले स्टेप में तो हुआ है H पॉजिटिव जाकर ऑक्सीजन पर अटैच हो गया, मतलब एक तरह से कह लो प्रोटोनेशन हुआ है। अगले स्टेप में हो रहा है वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर रहा है एक कार्बन एटम पर, ठीक है। तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ट्रांसपोजिशन में इपॉक्साइड के केस में डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी डायोल ही बना है, लेकिन उस डायोल का नाम है ट्रांस डायोल, ठीक है। अब अगला एक मेथड यहाँ पर फिर वही है, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथिलीन ऑक्साइड। ये भी एक इपॉक्साइड है, सिंपल हाइड्रोलिसिस ही कर रखा है अंडर प्रेशर, ठीक है। या फिर कह रहा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दो 60 डिग्री के अराउंड, तो भी हम इपॉक्साइड को कन्वर्ट कर सकते हैं डायोल में, ठीक है। यहाँ पर भी वही सेम मैकेनिज्म समझाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ कंपाउंड तुम्हारा रिएक्टेंट चेंज कर दिया, आपकी बार उसने कोई और कंपाउंड लिया है, ठीक है। तो उससे भी ट्रांस डायोल कहने का मतलब है इपॉक्साइड की जब हाइड्रोलिसिस करोगे, एसिड हाइड्रोलिसिस या बेस हाइड्रोलिसिस कोई भी कर लो, जब भी करोगे ट्रांस डायोल हमें मिलने वाला है, ठीक है। अब नीचे ये जो 2 स्ट्रक्चर 2 रिएक्शन दिखा रखे ना, उनसे ये दिखाना चाहता है जैसे इपॉक्साइड एल्कीन से कैसे बनाया, पहले वो दिखा रहा है, ठीक है। अभी पर एसिड की हेल्प से बना सकता है, या फिर जैसे इन्होंने यहाँ पर सिल्वर एज अ कैटलिस्ट लेके तब बना रखा है, 2 मेथड से बना सकता है, इथिलीन ऑक्साइड कह लो या फिर इपॉक्साइड कह लो,
तो यहाँ पर जो बना रखा है वो कैसे बनाया, मतलब इपॉक्साइड से हमने डायोल बनाया, लेकिन इपॉक्साइड भी तो एल्कीन से ही बना होगा ना। तो वो दो तरह से बना सकता है, या तो पर एसिड की हेल्प से या फिर सिल्वर एज ए कैटलिस्ट लेके उसको हीट कर रखा है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दोनों अलग अलग समझा रखे हैं। अब अभी तक हमने पढ़ा डायोल की प्रिपरेशन में एल्कीन से किस तरह बना सकते हैं, और एल्कीन से दो तरह से बना सकते हैं, सिस भी बना सकते हैं और ट्रांस भी बना सकते हैं। सिस बना सकते हैं KMnO4 और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की हेल्प से, ट्रांस बना सकते हैं इपॉक्साइड बनाकर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने दो मेथड पढ़े। अब हम पढ़ लेते हैं फ्रॉम 1 to डाईब्रोमो एल्केन्स या फिर क्लोरोहाइड्रेंस की हेल्प से, ठीक है। डाईब्रोमो प्रोडक्ट लेंगे, डाईब्रोमो मतलब एडजेसेंट पोजीशन पर दो ब्रोमीन एटम जहाँ हो, उसकी हेल्प से कैसे डायोल बनाया जा सकता है हाइड्रोलिसिस करके, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो एल्कीन से ही स्टार्टिंग कर रहा है, पहले उसका ब्रोमिनेशन कर दिया है, ब्रोमिनेशन जैसे ही हुआ दोनों तरफ दो ब्रोमीन ऐड हो गए एडजेसेंट पोजीशन पर जहाँ डबल बॉन्ड था, फिर उसका सिंपल क्या किया है, एक्वस सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोलिसिस कर दिया है और हमें मिल गया हमारा डायोल। दूसरा इन्होंने लिया है क्लोरोहाइड्रेंस। क्लोरोहाइड्रेन क्या होंगे, जब डबल बॉन्ड पर एक जगह तो क्लोरीन ऐड हो जाए और दूसरी तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो उसको बोलते हैं क्लोरोहाइड्रेन। जैसे यहाँ पर तुम्हें अब दिख रहा होगा सबसे ऊपर क्लोरोहाइड्रेन, ठीक है। अब इसका भी फर्दर हाइड्रोलिसिस अगर कर दे तो हमें डायोल मिल जाता है। डायोल की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा मेथड आ गया है, तीसरा है, चौथा कह लो, बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड से भी डायोल बनाया जा सकता है। बाई मॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल लेके रिडक्शन कराना, ठीक है, उनमें से एक मॉलिक्यूल रिड्यूस कर जाए, ठीक है। जैसे अब इसमें देखो, लेकिन इसमें एक बात यह है कि इसमें सिमेट्रिकल डायोल्स बनते हैं, मतलब दोनों तरफ जो स्ट्रक्चर होगा डायोल के वो सेम रहेगा, एग्जैक्टली एक जैसा स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पर देखो एक लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इसके लेफ्ट में जो पार्ट है वो बिल्कुल सेम है राइट के, तो इनको बोलते हैं सिमेट्रिकल डायोल्स। तो इस रिएक्शन में जो भी डायोल्स बनेंगे वो सिमेट्रिकल डायोल्स बनेंगे, दोनों तरफ का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो पहले किसके साथ रिएक्ट करवा रहा है, मैग्नीशियम इन एन इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट जैसे इन्होंने यहाँ पर लिया है बेंजीन या फिर ईथर ले सकता है, ठीक है। और दूसरा स्टेप इन्होंने किया है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब जो इस तरह के डायोल्स बनते हैं ना, जो दोनों तरफ सिमेट्रिकल होते हैं, उनका एक स्पेशल नाम भी होता है जिन्हें कहते हैं पीनाकोल, पीनाकोल्स कहा जाता है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देख लो। मैग्नीशियम जो है वो एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है, वो क्या देगा, दो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, और हमें मिलेगा एक रेडिकल अनायन, ठीक है। जैसे यहाँ पर कार्बन से और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड डेंसिटी है वो शिफ्ट हो जाएगी ऑक्सीजन पर, तो कार्बन पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए हैं, कार्बन के पास आ गए हैं, ठीक है। तो मेटल जो हमने यूज़ किया है मैग्नीशियम, वो अपने इलेक्ट्रॉन दे रही है कार्बन को, ठीक है। तो इस तरह से एक रेडिकल अनायन बन रहा है। तो जैसे ही ये रेडिकल अनायन बनेगा, ये अनायन ऐसे ऐसे दो तीन बन जाएंगे। अगर हमने 2 मोल लिए हैं हमारे ऐसी जो भी एल्डिहाइड या कीटोन लिया उसका, ठीक है, तो वो आपस में कपलिंग शो कर देते हैं, कपलिंग रिएक्शन शो करते हैं और एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जो यहाँ पर मिड में नीचे बना हुआ है, ठीक है। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस होते ही हमें क्या मिल गया, डायोल। सिमेट्रिकल डायोल्स को क्या बोलते हैं, पीनाकोल, ठीक है। इस चैप्टर के एंड में तुम्हारी एक रिएक्शन पीनाकोलोल रीअरेंजमेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है डायोल्स के केस में, ठीक है। तो पहले हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं डायोल्स की, तो हमारा नेक्स्ट जो आ जाता है, ये जो 2-3 प्रिपरेशन है ये तुम छोड़ भी सकते हो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही यहाँ से कुछ पूछा जाने वाला है। बाकी अगर तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना भाई, ठीक है। अब हम आ जाते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी शो कर सकते हैं डायोल्स, ठीक है। तो सबसे पहली है रिएक्शन विद सोडियम, एसिडिक नेचर ऑफ ग्लाइकोल्स। जैसे हमने एल्कोहल चैप्टर स्टार्ट किया था, वहाँ पे भी हमने यही पढ़ा था, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स पढ़ा था। वहाँ पर भी तो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, यहाँ पर भी वैसा ही कुछ होने वाला है। देखो सेम है लगभग प्रोसीजर, यहाँ पर भी सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं एट 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो पहले जो बन रहा है वो एक मोनो अल्कोक्साइड बन रहा है, फिर डायल्कोक्साइड बन जाएगा, मतलब पहले एक H एटम निकल रहा है, फिर एक दूसरा H एटम निकलेगा, वो आपस में मिलके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस बना देंगे,
ठीक है। एसिडिक नेचर ऑफ और reactivity of hydroxyl group may be explained by the fact that electron withdrawing inductive effect of one hydroxyl group makes the other more acidic। कह रहा है यहाँ जैसे ही दो आप एडजेसेंट पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन है, दोनों अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना चाहते हैं, तो दोनों एक दूसरे को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं कि तू हाइड्रोजन रिलीज कर दे। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देखो ये जो नीचे वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये ऊपर वाले ऑक्सीजन से मतलब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा है, तो इनडायरेक्टली ऊपर वाले से खींच रहा है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट तीन कार्बन एटम तक जा सकता है ना। तो ये जो ऑक्सीजन है ये इस वाले कार्बन नीचे वाला ऑक्सीजन एटम ऊपर वाले कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, एक तरह से ये समझ सकते हो तुम, ठीक है। तो फिर हेल्प कर रहा है इस वाले हाइड्रोजन की रिमूवल में, ठीक है। और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि ऊपर वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप असिस्ट कर रहा है नीचे वाले हाइड्रोजन को निकलने में, ठीक है। लेकिन जैसे ही एक निकल जाता है, वंस दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैज़ रिएक्टेड, दूसरे में से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यानी कि दूसरे स्टेप तक जाते जाते एसिडिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों? अब यहाँ पर देखो दूसरे स्टेप में जैसे ही जाएगा, अब यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट इतना शो नहीं करेगा कि ये दूसरा हाइड्रोजन ये वाला नीचे वाला निकल जाए, ठीक है। तो थोड़ी सी एसिडिटी, अब देखो यहाँ पर तो टेम्परेचर 50 डिग्री था, यहाँ पर हमें टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा है, मतलब थोड़ा सा एसिडिक अगर नीचे वाले हाइड्रोजन को निकालना है अब, तो वो थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा निकलने में, क्योंकि ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में यही समझा रखा है, जो वंस दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैज़ रिएक्टेड विद मेटल टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज अल्कोक्साइड आयन, इट एडवर्सली, जो ये लिखा हुआ है ना एडवर्सली मतलब नेगेटिव इफेक्ट होता है इसका, इट अफेक्ट्स द एसिडिटी ऑफ अदर हाइड्रोजन एटम बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है अब अल्कोक्साइड का। ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की बजाय ये तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है, सॉरी उल्टा प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ से हाइड्रोजन ये जो निकालना चाहते हैं हम वो निकल नहीं रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं रिएक्शन विद, जैसे वहाँ पर पढ़े थे सेम रिएक्शंस है बिल्कुल, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड या फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड्स, ट्राईक्लोराइड्स, वही सब पढ़ना है। जैसे वहाँ पर PCl5 के साथ रिएक्ट किया था तो क्या हुआ था, ROH किस में कन्वर्ट हो गया था, RCl में कन्वर्ट हो गया था और POCl3 बना था, बिल्कुल सेम रहने वाला है। वैसे ही थायोनिल क्लोराइड के साथ देखो यहाँ पर भी SO2 निकल रहा है, HCl निकल रहा है एज अ गैस, ठीक है। वहाँ पर भी पढ़ा था कि प्योर फॉर्म में कंपाउंड मिलता है, तो यहाँ पर भी वही होगा, सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पर दोनों रिप्लेस हो जाएंगे, यहाँ पर डाई हैलाइड्स बन रहे हैं, वहाँ पर सिंपल हैलाइड बन रहे थे, ठीक है। वहाँ पर नीचे एक लाइन लिखी हुई है सबसे नीचे, Pi3 रिएक्ट्स विद इथिलीन ग्लाइकोल टू फॉर्म 1,2 डाईआइडोइथेन विच बीइंग अनस्टेबल डीकम्पोजेस टू फॉर्म इथिलीन। कह रहा है जैसे ही इथिलीन ग्लाइकोल को Pi3 के साथ रिएक्ट करते हो डाईआइडो प्रोडक्ट तो बन जाएगा, लेकिन वो जैसे ही बनेगा वो थोड़ा अनस्टेबल होता है, इस वजह से वो, क्योंकि दो आयोडीन एडजेसेंट पोजीशन पर, आयोडीन का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, और एडजेसेंट पोजीशन पर दो आयोडीन लगना थोड़ा सा अनस्टेबल बना देगा उस स्ट्रक्चर को, और इस वजह से वो निकल जाएंगे और फॉर्मिंग वापस से इथिलीन मिल जाएगा, मतलब एक डबल बॉन्ड की जनरेशन वहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने बनाया के दिखाया है, बीच में जो ये स्टार लगा रखा है उसको नीचे समझा भी रखा है, देखो, ड्यू टू बिगर साइज ऑफ आयोडीन एटम अटैच टू एडजेसेंट कार्बन एटम। एडजेसेंट पर जैसे ही आयोडीन आएगा उनका बड़ा साइज इतना होता है कि वो आपस में हिंडर करते हैं, जैसे हिंड्रेंस की वजह से ही वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर बनाएंगे, और अनस्टेबल बनेगा तो वो निकल जाएंगे, ठीक है। अब अगली रिएक्शन है, हमने ये रिएक्शन भी काफ़ी ब्रॉड में पढ़ी थी भाई, अल्कोहल्स के केस में रिएक्शन विद हेलोजन एसिड्स हमने पढ़ा था, वहाँ पे ZnCl2 एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे थे प्राइमरी सेकेंडरी के केस में, और टर्शरी तो हाईली रिएक्टिव था, इसलिए उस केस में हमें किसी कैटलिस्ट की भी ज़रूरत नहीं थी। हमने मैकेनिज्म भी पढ़ा था SN1 SN2, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग में पिक्चर क्लियर रखा करो कि ये सिमिलर रिएक्शन है, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है। वहाँ पर सिर्फ ये था कि वहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम रिप्लेस कर रहे थे विद हैलाइड्स, और यहाँ पर हम दो को कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये तुम इजीली पढ़ के कर सकते हो भाई, फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इथिलीन ग्लाइकोल रिएक्ट्स विद HCl इन 2 स्टेप। पहले स्टेप में बनेगा क्लोरोहाइड्रिन, जिस क्लोरोहाइड्रिन की हेल्प से हमने क्या किया है, क्लोरोहाइड्रिन की हेल्प से हमने डायोल्स बनाए हैं, तो वो क्लोरोहाइड्रिन खुद डायोल से ही बनाया, देखो, ठीक है। अब कह रहे हैं रिप्लेसमेंट ऑफ सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज मोर डिफिकल्ट देन दैट ऑफ द फर्स्ट वन। यहाँ पर भी देखो, फर्स्ट स्टेप में तो टेम्परेचर है 160, सेकंड में जाते जाते हार्श कंडीशंस यूज़ करनी पड़ रही हैं। दूसरे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करना है, ठीक है, विद क्लोरीन, तो हमें थोड़ी सी कंडीशंस को हार्श करना पड़ रहा है। उसके एक्सप्लेनेशन फिर वही देगा ये, रिप्लेसमेंट ऑफ एन हाइड्रोक्सिल बाय क्लोरीन रिड्यूसेस द ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द रिमेनिंग ऑक्सीजन। जो दूसरा ऑक्सीजन ग्रुप रह जाएगा, ऑक्सीजन एटम रह जाएगा क्लोरोहाइड्रिन में, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। कम जैसी होगी तो वो रिप्लेस नहीं होना चाहेगा, ठीक है। वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटना फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। उसकी एक्सप्लेनेशन इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। जैसे इन्होंने जो भी बोल्ड में लिखा हुआ ना, ये ध्यान से पढ़ा करो। कंसिक्वेंटली द प्रोटोनेशन ऑफ सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स बिकम्स डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट हो गया है? क्योंकि साइड में क्या आ गया है, क्लोरीन आ गया, जिसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इन्वॉल्व हो गए हैं क्लोरीन की तरफ, मतलब पुल्ड ऑफ हो गए हैं, खिंच गए हैं, उसकी तरफ जाना चाहते हैं। तो क्लोरीन अब यहाँ पर कोई प्रोटोनेशन शो नहीं कर पा रहा है। प्रोटोनेशन होके तो ये रिएक्शन हो रही थी। थोड़ा बहुत अगर मैकेनिज्म किसी को याद हो तो वहाँ पर हमने ये सबसे पहला स्टेप जो है वो प्रोटोनेशन ही पढ़ा था, ठीक है। जहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, लुकास रिएजेंट के साथ अगर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को जब रिएक्ट किया जाता है, इस तरह से पढ़ा था, ठीक है। एस्टेरिफिकेशन भी वहाँ पर हमने पढ़ा था भाई। एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, अल्कोहल को रिएक्ट कराया जाता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव्स के साथ और हमें मिल जाता है एक एस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पर डाई एसिटेट बन जाएंगे, मतलब डबल एस्टर्स, ठीक है। अब एक यहाँ पर देखो, अब नेक्स्ट एसिटल एंड कीटल फॉर्मेशन। एसिटल में देखो एल्डिहाइड के साथ जब रिएक्ट कराएंगे डायोल्स को तो जो बनेगा उसको बोलते हैं एसिटल, और अगर कीटोनिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करवा दें तो उनको बोलते हैं कीटल्स, ठीक है। यहाँ पर देखो एसिटल्डिहाइड के साथ जब रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एनी मिनरल एसिड लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं साइक्लिक एसिटल्स बन जाना। यहाँ पर देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है एक, ठीक है। इसके बाद हमारी अगली रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वहाँ पर भी पढ़ी थी बिल्कुल सेम, एल्कोहल, सिंपल एल्कोहल्स में ये डायोल्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकोल इज डिहाइड्रेटेड व्हेन हीटेड विद एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 500 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है या तो तुम जिंक क्लोराइड यूज़ कर लो या फिर कंसनट्रेटेड H2SO4, या फिर अगर सिंपली 500 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट कर देते हो तो भी वाटर का रिमूवल हो जाता है आउट ऑफ द इथिलीन ग्लाइकोल और हमें मिल जाता है टोटोमराइज होकर एल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट चीज़ों पर डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। ये थोड़ा सा क्लमजी सा है, तुम याद रखना चाहो तो रख लेना भाई। मेरे हिसाब से यहाँ से कोई क्वेश्चन बनना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस चैप्टर में से आएंगे कन्वर्जन्स, जो मैं तुम्हें इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद कराऊंगी। जैसे जो बच्चे प्रदीप्स फॉलो कर रहे हैं उनमें प्रदीप्स में तो दे रखे हैं वो एज सच, लेकिन बाकी बुक्स में भी ना दे रखे हो, मॉडर्न का मुझे देखा नहीं है, ठीक है। तो कन्वर्जन्स इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। ये जो रिएक्शन यहाँ पर शो कर रखी है ना कि जिंक क्लोराइड के साथ अलग प्रोडक्ट बनाएगा, H2SO4 के साथ अलग, H3PO4 के साथ अलग, हर स्टेप पर अलग तरीके से डिहाइड्रेट हो रहा है। मतलब वाटर तो निकल रहा है हर स्टेप में लेकिन अलग तरीके से, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन अभी 4 डिफरेंट नीचे शो कर रखी हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तो पढ़ लेना भाई। जैसे सिंपली हीट कर रखा है तो इथिलीन ऑक्साइड बना रहा है, H2SO4 के साथ डाइऑक्सेन स्ट्रक्चर बना रहा है, मतलब हर स्टेप पे अलग प्रोडक्ट है, ठीक है। अगले में देखो रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, वहाँ पर भी वाटर निकल रहा है लेकिन वहाँ पर डाइनाइट्रेट बन रहा है, ठीक है। डिहाइड्रेशन में जैसे डिफरेंट
रिएजेंट यूज़ करने पर अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब अलग अलग तरीके से वाटर निकल रहा है, वैसा ही ऑक्सीडेशन में भी अलग तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करने पर अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ऑक्सीडेशन पहला जो समझाया वो है विद नाइट्रिक एसिड। HNO3 के साथ अगर तुम ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब एक सीरीज सी बन जाती है। मतलब अगर तुम ऑक्सीडेशन करते चले जाते हो तो एंड तक पहुंच जाते हो, अगर बीच में रोक देते हो तो वो किसी भी स्टेप पर रोक सकते हो, ग्लाइकोलिक एसिड पर, ग्लाइओक्सल पर, ठीक है, ग्लाइओक्सैलिक एसिड पर। जैसे पहला अगर सिर्फ एक OH ग्रुप का ऑक्सीडेशन किया तो CHO में कन्वर्ट हो गया। अब दूसरे स्टेप में जाते जाते यहाँ पर देखो 2 एरो मार्क कर रखे हैं, या तो वो सेम एल्डिहाइड ग्रुप CHO ही ऑक्सीडाइज हो जाए कार्बोक्सिलिक में, या फिर ऊपर वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाए CHO में। तो 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, मतलब जाएगा इस चेन के थ्रू ही, एंड प्रोडक्ट ऑक्सैलिक एसिड ही रहने वाला है, लेकिन बीच में ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने ब्रैकेट में एक लाइन लिखी है, नो कार्बन कार्बन बॉन्ड फिजन टेक्स प्लेस। HNO3 के साथ जैसे ही ऑक्सीडेशन करते हो तो कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो कभी भी ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, वैसे ऑक्सीडेशन होता रहेगा लेकिन वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। नीचे देखो सेकंड जो एक ऑक्सीडेशन कर रहा है विद एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट या डाइक्रोमेट। ठीक है, तो यहाँ पर है कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर यूज़ कर रहा है। एसिडिक कंडीशंस में जब यूज़ करते हैं तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करके और 2 फॉर्मिक एसिड्स बना रखे हैं। सीधा है, पहले बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड, फिर फॉर्मेल्डिहाइड से फर्दर ऑक्सीडेशन होके क्या बन रहा है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था वहाँ पर। प्राइमरी अल्कोहल्स तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ ऑक्सीडाइज हो रहे थे इन ईच स्टेप। सेकेंडरी में फर्स्ट स्टेप में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम थे, सेकंड तक जाते जाते एक कार्बन एटम कम हो गया था, इस तरह से पढ़ा था वहाँ पर। वहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज था, यहाँ पर भी अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं। जैसे HNO3 को यूज़ करने पर अलग अलग बन रहे हैं, डाइक्रोमेट या परमैंगनेट आयन विद एसिडिक कंडीशन में यूज़ करने पर अलग बन रहे हैं। अब तीसरा देखो ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ पर एसिड और या फिर लेड टेट्रा एसिडेट इन्होंने यूज़ कर रखा है। तो यहाँ पर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज है। सिर्फ HNO3 के केस में कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं टूट रहा था, परमैंगनेट और या पर आयोडिक एसिड इनके केस में HiO4 जैसे यहाँ इन्होंने लिया है, या लेड टेट्रा एसिडेट ले रखा है, इस केस में कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट भी रहा है और साथ में COH जो है वो ऑक्सीडाइज होके कार्बोनिल ग्रुप भी बना रहा है, जैसे इन्होंने यहाँ पर करके दिखा रखा है। इन जनरल लिखा हुआ है, ना कोई कंपाउंड ले रखा है ना कुछ और, इन जनरल लिख के दिखा रखा है। ठीक है, अब आगे देखो इसके एग्जाम्पल से समझा रहा है। पहले ले रखा है ब्यूटेन 2,3 डायोन और उसको रिएक्ट करा दिया पर आयोडिक एसिड। ठीक है, तो साथ में क्या बन रहा है, एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। नीचे फिर से प्रोपेन 1,2 डायोल ले रखा है और लेड टेट्रा एसिडेट के साथ रिएक्ट करा रहा है, ऑक्सीडेशन करा रहा है। तो यहाँ पर एक बन रहा है फॉर्मेल्डिहाइड, एक बन रहा है एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, इनके मैकेनिज्म नीचे समझा रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर के थ्रू बन रहे हैं भाई। ठीक है, ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में से फिर भी भला ही कुछ पूछ ले, लेकिन जो ये डिहाइड्रेशन वाला है इसमें से कुछ नहीं पूछेगा भाई। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट तुम थोड़ा सा कर सकते हो, थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्या प्रोडक्ट बनते हैं। प्रोडक्ट पूछे जाएंगे, इसमें भी मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा। तो तुम्हारा डायोल्स में से उसके प्रिपरेशन के मेथड, या फिर ये जो लास्ट आ गया हमारा पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट देखो क्या है, इसमें हम लेते हैं पिनाकोल मैंने तुम्हें पहले ही बताया था क्या होता है, सिमेट्रिकल डायोल्स। ठीक है, दोनों तरफ सेम स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसमें देखो कंप्लीटली सब्सटीट्यूटेड 1,2 डायोल्स आर कॉल्ड पिनाकोल्स। ठीक है, सब्सटीट्यूटेड होने चाहिए, कार्बन पर कोई हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब वो तुम चाहे मिथाइल लगाओ या फिर इथाइल लगाओ। ठीक है, पिनाकोल ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड या फिर फॉस्फोरिक एसिड अंडरगो डिहाइड्रेशन टू गिव अ रीअरेंज्ड प्रोडक्ट कॉल्ड पिनाकोलोन। ठीक है, अब इस रीअरेंजमेंट का जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही अच्छे से समझा रखा है। पहले स्टेप में हो रहा है प्रोटोनेशन। ठीक है, दोनों हाइड्रोक्सिल में से किसी एक पर भी हो जाएगा तो प्रोटोनेटेड डायोल फॉर्म बन जाएगी। सेकेंड स्टेप में होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बाय लॉस ऑफ वाटर।
वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा एक कार्बोकेटाइन। थर्ड स्टेप में होगा रीअरेंजमेंट, क्योंकि जो हम पढ़ ही क्या रहे हैं, एक रीअरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, तो रीअरेंज होना तो कंपलसरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर होगा 1 to अल्काइल शिफ्ट, ठीक है। अल्काइल जो ग्रुप है तुम्हारा वो शिफ्ट कर जाएगा कार्बोकेटाइन की तरफ, जैसे यहाँ इन्होंने एरो मार्क करके दिखाया है, देखो हाइड्रोक्सिल से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बन की तरफ जा रही है और मिथाइल ग्रुप तुम्हारा कार्बोकेटाइन की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बन जाएगी प्रोटोनेटेड कीटोन फॉर्म बन जाएगी। अब इसमें से सिर्फ डी प्रोटोनेशन करना है, मतलब प्रोटोन निकालना है तुम्हें, ठीक है। अब वो वाटर मॉलिक्यूल भी निकाल सकता है, जो ऊपर बना था वो वाटर मॉलिक्यूल आके इस हाइड्रोजन को ले जाएगा और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, पीनाकोलोन कहते हैं इसे, ठीक है, स्पेशल नेम दे रखा है। तो ये इसका बहुत ही आसान मैकेनिज्म और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डायोल्स का, यही पूछा जाता है। अब ये कह रहा है इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ग्लाइकोल्स, अनसिमेट्रिकल ग्लाइकोल्स में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इज जनरेटेड ऑन दैट कार्बन विच इज़ बेस्ट एबल टू सपोर्ट इट। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, अब कौन से कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन वाला पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, वहीं पर वो जनरेट होगा। अब देखो 2 फिनाइल ग्रुप हैं एक कार्बन एटम पर, तो वहीं पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि फिनाइल में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थ्रू रेजोनेंस इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, स्टेबलाइज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है, तो ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने बीच में बना रखा है यही पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि तुम मिथाइल वाले कार्बन की तरफ पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दो, ठीक है। तो अगर किसी केस में तुम्हें चूज़ करना पड़े तो पॉजिटिव चार्ज वहाँ डेवलप होगा जहाँ डेवलप होने पर तुम उसको स्टेबलाइज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तो सिर्फ 1 to अल्काइल शिफ्ट शो करनी होती है और तुम्हें प्रोटोनेटेड कीटोन बनाना होता है, और फिर प्रोटोनेटेड कीटोन से लास्ट स्टेप में क्या होता है, डी प्रोटोनेशन, और तुम्हें अपना मिल जाता है पीनाकोलोन, ठीक है। स्पेशल नाम दे रखा है उसको, अदरवाइज तो वो होती तो एक कीटोन ही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने लास्ट में देखो नेमिंग कर रखी है उसकी 3,3 डाइफिनाइल ब्यूटेन 2-one, होती तो वो एक कीटोन ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिनाइल ग्रुप हैज़ अ ग्रेटर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देन द अल्काइल ग्रुप। अब कह रहा है अगर कहीं पर तुम्हें ऐसा चूज़ करना पड़े कि कौन सा आइटम वो करेगा, मूव करेगा, जो ये 1 to शिफ्ट है ना तुम्हारी, थर्ड स्टेप में रीअरेंजमेंट है, 1 to अल्काइल शिफ्ट जिसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर जैसे यहाँ पर तो दोनों ही मिथाइल थे तो कोई भी जाए बात तो सेम ही रहने वाली थी, लेकिन अगर किसी स्टेप में तुम्हें चूज़ करना पड़े, जैसे यहाँ पर नीचे एक एग्जांपल लेके दिखा रहा है जिसमें क्या लिखा हुआ है C6H5 CHOH CHOH CCH3। अब पहली बात तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन एटम पर डेवलप होगा, यहाँ जो कार्बन एटम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये तो हमें कंफर्म हो गया। यहाँ पर देखो इन्होंने शो भी किया है, लेस स्टेबल है। अगर तुमने इस कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज बना दिया, डेवलप कर दिया, तो ये लेस स्टेबल बनेगी ये वाली फॉर्म। मोर स्टेबल फॉर्म नीचे वाली है जो इन्होंने यहाँ बना रखी है, जहाँ पर फिनाइल वाले कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, तो मोर फेवरेबल यही वाला स्टेप है, वहाँ पर तो उन्होंने कट लगा दिया है, देखो, ठीक है। तो इस तरह से तुम समझ सकते हो, यहाँ पर इस तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पर जो मेन बात समझाने वाली थी वो ये थी कि ए और बी करके जो इन्होंने समझाया ना, ए बी, ठीक है, ए बी करके जो समझाया कि या तो मिथाइल ग्रुप शिफ्ट कर सकता है इस कार्बोकेटाइन की तरफ, या हाइड्रोजन शिफ्ट कर सकता है, 1 to शिफ्ट दोनों में से किसी की भी हो सकती है। तो वो किसकी पॉसिबल ज़्यादा है वो भी इन्होंने 2 तरीके से तुम्हें समझाया। देखो, अगर हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा तो वो नीचे समझाया, और मिथाइल शिफ्ट करेगा तो इधर समझाया, ठीक है। तो अब तुम देखो, हाइड्रोजन कैन ईजिली माइग्रेट देन द मिथाइल ग्रुप, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज स्मॉल है, ठीक है, तो कंपैरेटिवली वो मिथाइल से ज़्यादा इजीली माइग्रेट कर सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो यहाँ पर प्रोडक्ट बना है वो मेन प्रोडक्ट होगा, ठीक है, सेकंड के बनने के चांसेस बहुत ही कम है। तो मतलब पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट में एक तो उसका मैकेनिज़्म, जब भी कभी ज़्यादा मार्क्स में ये क्वेश्चन आए, मैकेनिज़्म बहुत अच्छे से लिख के आना होता है, या फिर तुम 2 बातें मेन समझा सकते हो, कौन सी, कि अनसिमेट्रिकल ग्लाइकोल्स में किस तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और दूसरी बात माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, कि अगर तुम्हें चूज़ करना पड़े तो हाइड्रोजन और मिथाइल में से हाइड्रोजन मोर ईजी टू माइग्रेट,
ठीक है। और अगर एल्काइल और फिनाइल में से चूज़ करना पड़ता ना तो फिनाइल ही तुम्हें ज़्यादा दिखाना पड़ता है। यहाँ पर देखो बोल्ड में लिखा हुआ है फिनाइल ग्रुप हैज़ ग्रेटर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देन एल्काइल ग्रुप। अभी तो सिर्फ हमने कंपेयर किया हाइड्रोजन और मिथाइल को, लेकिन इस हाइड्रोजन की जगह अगर फिनाइल ग्रुप होता तो फिनाइल कंपैरेटिवली मोर प्रोबेबल टू मूव। क्यों? क्योंकि फिनाइल रेजोनेंस शो कर सकता है, ठीक है ना, वो पॉजिटिव चार्ज को बेटर तरीके से स्टेबलाइज कर सकता है इस वजह से, ठीक है। तो डायोल्स तुम्हारा बेसिकली यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन किस तरह आएंगे या कन्वर्जन्स वो मैं तुम्हें नेक्स्ट PDF में समझा दूँगी या नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके बेटा।